है, स्टार्ट करते हैं। हमने जो देखा था लास्ट क्लास में, हम लोग ने जो प्रूफ देखा था वो ये इस पे प्रूफ पेज था, ठीक है। अब इस प्रूफ में क्या था, हम लोगों को देखना था कि यहाँ पे ये आपको डाइपोल दिया हुआ था और इस डाइपोल से हम लोगों को एनी पॉइंट पे देखना था कि कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये फिगर था आपका और इस फिगर में मैंने डील किया था। इस फिगर में सबसे पहले दो चीज़ें समझने की जो ज़रूरत थी, वो ये समझने का ज़रूरत था कि कौन सा इक्वेटोरियल पॉइंट था और कौन सा एक्सियल पॉइंट था, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे -q से +q था, ये चार्ज के इस साइड डाइपोल। अब यहाँ पे किसी पॉइंट P पे हम लोगों को निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा। तो पॉइंट P पे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने इस P को दो पार्ट में तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था। एक आया था P cos थीटा, दूसरा आया था P sin थीटा, ठीक है। और P cos थीटा और P sin थीटा इसलिए आया था क्योंकि जिससे एंगल बनाता है उसके साथ cos आता है और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसके साथ sin, ठीक है। अब P cos थीटा के लिए, ये जो P cos थीटा है, इस P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P ये बन गया आपका एक्सियल पॉइंट, और P sin थीटा के लिए पॉइंट P ये बन गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक बार P cos थीटा के लिए निकाल लो, एक बार P sin थीटा के लिए निकाल लो, दोनों का रिजल्टेंट ले लो, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो P cos थीटा के लिए हम लोगों ने निकाला ER, और P sin थीटा के लिए निकाला हमने E थीटा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल जो था वो कितना था, 90 डिग्री। और 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री था तो आपको आराम से रिजल्टेंट पता चल जाएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ टोटल 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो बचा जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा √a² + b², राइट। अब देखो P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, तो P cos थीटा के लिए आपको ऑलरेडी पता था कि P cos थीटा के लिए आपका क्या होता है, 2kp cos थीटा 2kp by r³ होता था एक्सियल पॉइंट पे, 2kp by r³, k की वैल्यू 1/4πε0, ठीक है। क्या हो गया, 2kp by r³। लेकिन इस बार P के जगह पे क्या है, P cos थीटा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आंसर लिया, देखिए यहाँ पे लिया 1/4πε0, यानी कि k 2kp cos थीटा by r³, क्योंकि P के जगह पे P cos थीटा था। फिर दूसरा वाला जो लिया E थीटा, तो वो था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला होता था kp/r³, k की वैल्यू कितनी, 1/4πε0। तो देखो यहाँ पे, लेकिन इस बार P के जगह पे P sin थीटा है, तो P sin थीटा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया k, P के जगह पे आ गया P sin थीटा by r³। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना, √a² + b², यानी कि एक बार इसका स्क्वायरिंग करेंगे, दूसरे बार इसका स्क्वायरिंग करेंगे और दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, तो जो होगा वही आंसर आएगा। तो हमने दोनों का स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करने के बाद जो कॉमन था वो कॉमन निकल गया, 1/4πε0 p/r³ इसमें भी कॉमन है, 1/4πε0 p/r³ इसमें भी कॉमन है। दोनों देखिए कॉमन रूट से बाहर आए। बचा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायरिंग करो तो हो जाएगा 4 cos² थीटा। नीचे बचा sin थीटा, तो इसका स्क्वायरिंग करो तो हो जाएगा sin² थीटा। 4 cos² थीटा + sin² थीटा, तो एक sin² cos² मिलके बन जाएगा 1, तो वो आ गया 1। और बाकी जो यहाँ पे 3 cos² थीटा बच गया, तो ये आ गया 3 cos² थीटा। ये था आपका फाइनल प्रूफ। इसके बाद एंगल देखे, तो एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं किए, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा tan अल्फा जो आया वो आया tan θ/2, ठीक है। ये फाइनल आपका प्रूफ। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए प्रूफ्स में, वरना मैं फिर आगे के कॉन्सेप्ट जो है उस पर जाऊँ, ठीक है। तो अभी स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग। किसी को भी कोई डाउट है तो वो बताइए। एक का जवाब आया नो सर, बाकी लोग मुस्कान और राहुल, ओके।
नो सर, नो सर। मुस्कान, आपका सर आवाज आ रहा है? यस सर, सर वो जो मल्टीप्लाई किए ना वो नहीं देख पाई मैं। मल्टीप्लाई किया? कौन सा? यस सर, टेन थीटा वाला। tan थीटा वाला, वो मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड किया है मुस्कान। वो क्या है ना कि जैसे देखिए फाइनल क्या था कि यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन थे, एक ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला क्या है, ई आर के टू पी कॉस के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और नीचे है के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो कुछ नहीं किया, एंगल निकालने के लिए ये नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया, ये समझ नीचे वाले। आगे समझ में? यस सर। चलो ओके, ठीक है। चलो, और किसी को डाउट नहीं है तो अभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग का जो टॉपिक है, तो सबसे पहले यहाँ तक हमने डील करने के बाद अभी तक हम लोगों ने देखा, तो सब पे अभी क्या है कि हम लोग को देखना है अब डिमेरिट्स ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है। सबसे पहले मैंने आपको जब ग्रेविटेशनल लॉ बताया था, तो ग्रेविटेशन में बताया था कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स बोथ जो है वो आपका क्या है कि सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। वहां पे बस मासेस होते हैं, यहाँ पे चार्जेस होते हैं। तो वहां पे आपको समझाया था कि वो जो था वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड था, ठीक है। और दूसरा वैसे सिस्टम के लिए वैलिड था जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता हो। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ कोई सिस्टम फॉलो नहीं करेगा तो वो वहां पे वैलिड नहीं होगा। तो वही दो डिमेरिट्स आपका किसका है, कूलम्स लॉ का भी है। क्या क्या कूलम्स लॉ का डिमेरिट है, सबसे पहला काम, सबसे पहला वही देखेंगे हम, ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स ऑफ कूलम्स लॉ। कभी कभी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है आपका जैक बोर्ड, ठीक है, तो वहां पे हमको इसको देखना है। सबसे पहला डिमेरिट है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट और डिस्क्रीट चार्जेस एंड नॉट फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग एक न्यू बोर्ड हम लोग शेयर करते हैं, बोर्ड में मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो हम लोगों के पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है। अगर हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, इतना बड़ा रॉड है, और इस रॉड पे हर जगह चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे पूरा टोटल चार्ज है, इस रॉड पे पूरा पे ही चार्ज है, तो इस रॉड पे आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर आपके पास स्फीयर है तो इस स्फीयर पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है मान, ठीक है, कहीं पे भी हर जगह चार्ज, तो क्या आप इस पे कूलम्स लॉ लगा पाओगे? नहीं, कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। कूलम्स लॉ क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के, हमेशा पॉइंट और डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ, ठीक है, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में कूलम्स लॉ आपका फेल हो जाता है। इस केस में ये रॉड वाले के लिए कूलम्स लॉ आपका नहीं लगेगा, ठीक है, स्फीयर वाले में भी नहीं लगेगा। अगर शीट होता तो शीट में भी आपका नहीं लगता। मान लो यहाँ शीट है, थिन शीट, पतला सा कागज ले लो, कागज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस केस में भी आपका कुछ भी नहीं लगेगा, कूलम्स लॉ आप फाइनली लगा नहीं सकते, राइट। तो तीनों ही केस में आपका कूलम्स लॉ फेल कर जाता है। तो पहला डिमेरिट यही था कि ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं, ठीक है। दूसरा दूसरा ड्रॉबैक या डिमेरिट है कूलम्स लॉ का, इट इज नॉट वैलिड फॉर ए सिस्टम व्हिच डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या मतलब हुआ इसका? इनवर्स स्क्वायर लॉ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से हम लोग बोर्ड शेयर कर रहे हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि जो फोर्स होना चाहिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्टेंस के स्क्वायर के, 1/r², ठीक है। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई भी ऐसा सिस्टम, उसका एक, अच्छा कोई एक, मैंने ऐसे तो क्लास में मेंशन किया है, बट स्टिल कोई आप लोग में से कोई एक ऐसा बता सकते, कोई एक ऐसा फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता? जैसे ग्रेविटेशन फोर्स तो करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है, मुझे कोई एक ऐसा फोर्स जानना है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन बताएगा? अगर किसी को पता है तो चैट में बताइए। फिलहाल मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, ठीक है। किसी को अगर पता है तो हैंड रेज या चैट में बताइए।
स्यूडो फोर्स, एक रोशन का जवाब आया स्यूडो फोर्स। नहीं रोशन, स्यूडो फोर्स आपका वो चीज नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स, हाँ फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स आप बोल सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज बेस्ट आंसर, न्यूक्लियर फोर्स। और भी एक चीज है, एक फोर्स और भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अधेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जो बताया था, वो कोई भी आपका फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेन दो फोर्सेस जो आपको, न्यूक्लियर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि आपका कोहेसिव एडेसिव फोर्स, राइट। तो न्यूक्लियर फोर्स, एडेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता। चलो ठीक है, वापस से हम लोग स्क्रीन शेयरिंग पे आते हैं, ठीक है। तो जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आपने लगा देखा, तो अब आप सोचोगे कि अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या कूलम लॉ हम लोग लगा सकते हैं? नहीं, कूलम लॉ हम लोग नहीं लगा सकते। उस केस में कूलम लॉ फेल कर जाएगा, क्योंकि कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ वैसे सिस्टम के लिए वैलिड है जिसमें ये चीज फॉलो अप होता हो। अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें ये फॉलो अप नहीं होता, तो उस केस में कूलम्स लॉ आपका फेल कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो डिमेरिट्स आया। पहला आपका क्या था कि आपका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और या फिर डिस्क्रीट चार्ज के लिए वैलिड है, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए वैलिड नहीं। दूसरा डिमेरिट क्या कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो सिस्टम फॉलो नहीं करता उसके लिए वैलिड नहीं। अब इसका बेसिस पे, इसी के बेसिस पे यहाँ पे आया एक वर्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब चार्ज कंटिन्यू हो, जो मैं आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिखा चुका था अभी बोर्ड पे, पूरा स्फीयर पे हो, ठीक है, या फिर पूरा रॉड पे हो, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग को देखना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे मैंने सबसे पहले जब बताया था स्टार्टिंग में यूनिट डायमेंशन, उस टाइम भी मेंशन किया है, बट फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूं। तो जो चार्जेस होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं चार्ज डेंसिटी। सबसे पहला होता है पॉइंट चार्ज, मतलब कि एक यहाँ पे लाइन दिया हुआ डेफिनेशन, when linear size of charge body is much smaller than the distance under consideration, the size may be ignored and the charge body is called point charge। मतलब क्या? तो मतलब ये है कि अगर आपका जिस पे चार्ज है उसका डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि लेंथ बोलो, ब्रेड्थ बोलो, बहुत छोटा हो, तो बहुत छोटा अगर है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते ऑलमोस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो किस टाइप का चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लीजिए ये लेंथ है, यहाँ पे ये एक रॉड है, इस रॉड पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 का आपका चार्ज है, जरूरी नहीं प्लस हो, मैंने बस ये एग्जांपल है प्लस का, आप माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अब इसका रॉड का मान लो, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि इसका ये लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो मान लो इसका लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है कि इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है, बड़ा क्यू ले लो या छोटा क्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यू है और एल है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा वो उसको हम लोग बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वहां पे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, यहाँ पे बता तीनों चीज वही आएगा। पहला क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल, और डी क्यू बाई डी एल यानी कि स्मॉल चेंज, स्मॉल चार्ज, और डी एल मतलब स्मॉल लेंथ, मतलब बहुत छोटा। अगर सपोज इतना छोटा रॉड रहता, तो छोटा रॉड रहता तो क्या करते, डी क्यू बाई डी एल लेते, डी क्यू मतलब वेरी स्मॉल चार्ज, डी एल मतलब वेरी स्मॉल लेंथ। और पूरे रॉड का कंसिडर करना है, तो पूरे रॉड का कंसिडर करना है तो क्यू बाई एल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, देखेंगे इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो जिस तरह ये आपने देखा उसी तरह आप सरफेस चार्ज डेंसिटी में देखोगे। सरफेस से मतलब समझ में आना चाहिए, लेंथ पहला था लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लेंथ आया, लेंथ यानी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नेक्स्ट आया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया आता है, सरफेस का मतलब सरफेस एरिया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मान लो ये स्फीयर है,
तो ये देखो स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे मान लो बॉल है, तो बॉल का जो ऊपर कवर है, बॉल के अंदर कुछ नहीं हो, लेकिन बॉल का जो ऊपर कवर है सिर्फ उस पे सब कुछ रहेगा। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल बॉल लो और कागज को चिपकाओगे उसके ऊपर, तो वो कागज जो है उसके सिर्फ सरफेस एरिया पे चिपकेगा। ठीक है, अंदर वॉल्यूम में नहीं चला जाएगा। तो उस टाइप का हम लोग सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किए क्यू चार्ज। यहाँ पे सिग्मा था, हमने फिर से क्या किया यहाँ पे कि इस पे क्यू चार्ज, इस पूरे सरफेस पे पूरा चार्ज कितना है क्यू, और इस सरफेस एरिया इसका कितना होगा ए, और स्फीयर का सरफेस एरिया सबको मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी ए क्यों लिए भाई, तो वेरी स्मॉल, मतलब अगर इसी का कोई एक पार्ट लेते हैं, मान लो ये छोटा रहता तब क्या होता, तो डी क्यू बाई डी ए लेते, मतलब स्मॉल चार्ज जो इसमें होता और इसमें जो स्मॉल एरिया आ रहा है उसको कवर अप करते। पूरे स्फीयर के लिए क्या, क्यू बाई ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज का आपका यूनिट आपको पता है कूलम, एरिया का पता है मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट इसका कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऊपर वाले का तो कूलम पर मीटर। सेम चीज आपका शीट के लिए, थिन शीट। ठीक है, थिन शीट का आपका यहाँ पे स्क्वायर, मान लो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सरफेस पे आपका प्लस चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसी पे हम लोगों को ये चीज है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग का आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम का आपको नाम तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पहले था, सबसे पहला आया लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, फिर आया सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, नेक्स्ट आया आपका क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस बार क्या होगा कि चार्ज जो है वो आपका पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिर्फ सरफेस एरिया पे नहीं। तो देखो यहाँ पे जो फिगर है, एक पहला वाला स्फीयर, ठीक है, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, देखिए पहला वाला जो स्फीयर है, ये पहला स्फीयर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया में, देखो सारे में स्फीयर पे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। और सेकंड वाला जो स्फीयर है इसमें पूरे वॉल्यूम्स में अंदर अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि पूरे वॉल्यूम पे हो। ठीक है, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको एक देता हूं। आप रसगुल्ला देखे हो, रसगुल्ला में जो रस भरा हुआ है, ठीक है, वो उसके पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, रस अंदर तक गया हुआ, लेकिन आप किसी एक बॉल को ले लो, ठीक है, सॉलिड बॉल ले लो, जैसे आयरन ले लो, और उसको रस में डुबा दो और रस से बाहर निकाल दो, तो वो रस उसके सिर्फ सरफेस एरिया पे लगेगा, वॉल्यूम में वो नहीं जाएगा। तो वही चीज डिफरेंस है, लोहा का बॉल को अगर आप चीनी की चाशनी में डुबाओगे तो चीनी की चाशनी सिर्फ उसके सरफेस एरिया पे लगेगी, लेकिन रसगुल्ला जो छेना का बना हुआ होता है उसको जब आप चीनी की चाशनी में डुबाओगे तो जो जाएगा चीनी का चाशनी वो पूरे वॉल्यूम में जाएगा, क्योंकि पूरे अंदर तक वो जाता है। तो यही डिफरेंस है आपका ये और इसमें, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q बाई V, राइट। तो अब आप बोलोगे सर इसका क्या काम है, तो इसका काम हम लोग को आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जब हम लोगों को कहीं पे कूलम्स लॉ नहीं लग पाता है, ऐसे केसेस में हम लोग ये डेंसिटीज डिफाइन करते हैं, और डेंसिटी डिफाइन करने के बाद बहुत छोटा एरिया ले लेते हैं और उस पर सोचते हैं कि चार्ज कितना है, और उस चार्ज से निकालने के बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो जब भी छोटी चीजें आएंगी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगी। डिफरेंशिएशन का मतलब स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, और इंटीग्रेशन का मतलब पूरे को, छोटा पार्ट को बड़ा में कन्वर्ट करना। तो अगर इस स्फीयर में सोचो, इस स्फीयर में किसी एक पार्ट का हम निकाल लिए, सिर्फ एक चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है, अगर उस छोटा चार्ज के निकाल लिए तो वो तो पॉइंट चार्ज होगा, पूरा स्फीयर पॉइंट चार्ज नहीं, मगर ये जो छोटा सा पॉइंट मान लो जहां रेड डॉट में रखा हुआ हो वो तो पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज के वजह से अगर हम लोग निकाल लें और इंटीग्रेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, हम लोगों का कूलम्स लॉ वहां पे काम कर जाएगा, क्योंकि हम लोग तो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं, और पॉइंट चार्ज की वजह से निकालने के बाद हम लोग फाइनली इंटीग्रेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट का आगे बहुत काम है आपको, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग भी निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड भी निकालेंगे। तो इसमें अभी किसी को अगर यहाँ तक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तक किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए या बोलिए, नहीं तो फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे।
किसी को कोई दिक्कत? वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि पहले ही डील कर चुका हूँ ग्रेविटेशन में भी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। चलो नो सर, ओके ठीक है, मैक्सिमम लोगों का नो सर आ रहा है जवाब। ठीक है, तो आगे हम लोग थोड़ा भी बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको आज, इससे रिलेटेड जो भी होंगे इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग आते हैं वापस से इसके आगे का टॉपिक। तो इसके आगे का टॉपिक हमारा जो है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि कैसे कोई चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ अज्यूम किया है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई के डायरेक्शन में है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा जरूरी नहीं कि वाई के डायरेक्शन में हो, आपका एक्स के डायरेक्शन में भी हो सकता, माइनस वाई भी हो सकता, माइनस एक्स भी हो सकता, और जेड प्लस जेड और माइनस जेड भी हो सकता। ठीक है, कोई भी एक्सिस हो सकता है, बट हमारा अजम्पशन ये है कि ई का आपका वाई के डायरेक्शन में। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, सारे अगर आप ये अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन में भी आप आराम से डील कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट यही लगेगा, डायरेक्शन खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझना है आपको। देखो, सबसे पहले मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था और चार्ज पार्टिकल ने स्टार्ट किया है ओ से, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ फिगर को, यहाँ पे देखो यू इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, और दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ई ऊपर लग रहा है, तो मान लो कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लस में, तो इस पे फोर्स भी ऊपर लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिलता था। याद करो, फोर्स की वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो KQ बाई आर स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसीलिए F इक्वल्स टू QE। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ से हम लोग मान लेंगे Q नाम का, Q जो है चार्ज पार्टिकल जा रहा है और वो पॉजिटिव है नेचर। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा उस पर, QE। और फोर्स आपको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन हो गया आपका QE बाई M, QE बाई M। नाउ आपका जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट टाइम t इज, मतलब t समय के बाद जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो फाइनल तो आपको पता है ना कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v जो होती है वो होती है u प्लस at। a आपने यहाँ से निकाल रखा है। ठीक है, अब a निकाल रखा है, तो a निकाल रखा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। बोलोगे कैसे, यहाँ तो u सर दिया हुआ है, तो ये u देखो x एक्सिस की तरफ दिया हुआ है, y एक्सिस की तरफ नहीं दिया हुआ है। अगर y एक्सिस की तरफ कुछ मेंशन करता तब हम लोग वैल्यू लेते, लेकिन y एक्सिस की तरफ कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है। ये सेम है मोशन इन टू डायमेंशन की तरफ। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई आपका इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। वही यहाँ पे अजम्पशन हुआ है कि u की वैल्यू जीरो। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये u जो है वो x के डायरेक्शन में है, इस u में हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे u की वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर दी। तो u की वैल्यू जीरो पुट किए तो फाइनल वेलोसिटी हमारा किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, क्या आ गया, QE बाई m इंटू टी। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, अब इनिशियली एट रेस्ट लिए तो u की वैल्यू जीरो। सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल आप निकालोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मगर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो लिए हुए हैं तो u की वैल्यू जीरो हो गई। तो फाइनल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। तो हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, QE बाई m पुट कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। अब Q आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। प्लस कब लोगे, जब प्रोटॉन होगा। ठीक है, माइनस कब लोगे, जब इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे Q का, अकॉर्डिंग टू द चार्ज गिवन। जो भी चार्ज होगा, अल्फा पार्टिकल होगा तब भी पॉजिटिव नहीं। ठीक है, तो कोई बता सकता है अल्फा पार्टिकल पे कितना का चार्ज होता है, चैट में बताइए, अल्फा पार्टिकल पे कितना का चार्ज होता है।
अल्फा पार्टिकल पे कितने का चार्ज होता है? कोई नहीं? चलिए 1 प्लस क्यू, प्लस का तो चार्ज होता है मगर कितना, हाउ मच टाइम्स? नो वन। चलो ठीक है, कोई नहीं, बताता हूं मैं। अल्फा पार्टिकल पे 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और अल्फा पार्टिकल पे होता है 4 टाइम्स 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे मैं डील भी कर दूंगा। 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है मतलब +4e होगा, ठीक है। अब देखिए कभी भी क्या हुआ यहाँ पे, एक और चीज कभी कभी निकालने बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपका होता है हाफ mv², आपको पता है हाफ mv² क्या हो जाएगा, क्यू m की वैल्यू आपको पता है, v ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, इस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आ जाएगा q² e², यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है d²/2, ठीक है। चलो ये था आपका कुछ निकालने, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई थी। अब हम लोग कुछ इनिशियल वेलोसिटी लेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई की तरफ 0, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए था, ये कॉन्सेप्ट जो है एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका कैसा, वो बता दो। यहाँ पे इनिशियल कंपोनेंट हमने वाई एक्सिस की तरफ क्या लिया, 0, ठीक है। तो पार्टिकल वाई एक्सिस का डिफ्लेक्शन जो होगा, देखिए वाई के डायरेक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू टी, यू वाई इंटू टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू टाइम, प्लस हाफ इंटू ए तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, QE/m का t²। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि u के डायरेक्शन, y के डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, हाफ a/t²। तो यहाँ पे आपका फाइनल y का इक्वेशन आ गया कि हाफ QE/m t², ठीक है। अब देखो इसी फिगर पे फिर से वापस में आओ, देखो x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में है, x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो x एक्सिस में फोर्स नहीं यानी एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², मगर एक्सेलरेशन 0 है तो हो जाएगा x इक्वल्स टू ut। याद कीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालते थे आपका मोशन में, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते थे, t को एलिमिनेट करते थे, यहाँ से t का वैल्यू हटाते थे x/u, और यहाँ पे t का वैल्यू को पुट करते थे, तो x/u का वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो क्या हो गया, x²/u², और यहाँ से देखो y जो है प्रोपोर्शनल आया x²। तो कोई भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करवाओगे तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोला, ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है, ठीक है। जैसे ही अगर कोई चार्ज आपका परपेंडिकुलरली ट्रेवल करे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका पाथ क्या फॉलो करेगा, पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट, एक यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो लेंथ है जहां से जहां ट्रेवल किया, जैसे ये डिस्टेंस इस जगह से इस जगह जो ट्रेवल किया, ये टोटल लेंथ, लेंथ कितना है, l दिया हुआ है, तो ये x की जगह पे हम लोग l पुट करेंगे, ये x की जगह पे क्या हो जाएगा, l पुट हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर यहाँ पे y के जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, QE/2m इंटू L²/u², क्योंकि x के सिर्फ x की वैल्यू कितनी ट्रेवल कर रही है, x मतलब कि वो शीट होगा, उतना लंबा हम लोग कुछ शीट दे दिया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपका क्या हो जाएगा कि हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है ना कि कैसे निकाल देते हैं, रूट अंडर, दोनों के बीच देखो एंगल कितना, 90 डिग्री, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो निकलेगी रूट अंडर vx² प्लस vy²। vx आपको दिया हुआ है u, और vy आप यहाँ पे अभी निकाले थे, ठीक है। तो vy कैसे निकालेंगे, देखिए uy प्लस ayt, तो uy तो 0 था, ऑलरेडी आप निकाल चुके एक बार vy यहाँ पे फर्स्ट वाले, ये QET/m, QET/m, और t का वैल्यू l/u पुट किए, तो यहाँ से आपको आ गया फाइनल वेलोसिटी, किसका, पार्टिकल का,
एट एनी इंस्टेंट, जहां पे फाइनल वेलोसिटी जब वो एग्जिट कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जा रहा हो, ठीक है। फाइनल किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, डायरेक्शन यानी कि क्या, डायरेक्शन मतलब कि आपको क्या करेगा कि कितना एंगल बनाएगा, राइट। तो एंगल तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, y बाई एक्स, और y यानी कि इस बार वेलोसिटी ऑफ y, तो vy आप निकाल चुके हो, vx आप निकाल चुके हो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे जो आपने निकाला vy, ठीक है, क्या आया QEL बाई mu, उसको पुट कर दिए, और vx तो u था, पुट किए तो tan थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल थीटा का tan इनवर्स QEL बाई mu स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आपका इतना कॉन्सेप्ट था, दोनों डील किया है, अभी फाइनल कॉन्सेप्ट यही था, इससे आगे हम लोग डील नहीं करेंगे, राइट। तो अभी इतना में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और इसके बाद फिर हम लोग को इसके क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8, एग्जाम्पल नंबर 1.8 और क्वेश्चन नंबर 1.33, 1.34 चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है, वो आपका असाइनमेंट है, वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और प्लस साथ में एक क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ अभी फिलहाल, उस क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी बनाना है। वैसे वो भी क्वेश्चन दे दूंगा, बट उस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड आपका क्या है, रेड कलर का आपका रॉड दिया हुआ, और इस रॉड पे आपका प्लस चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज यहाँ पे आपका टोटल प्लस चार्ज, ठीक है, और प्लस चार्ज है। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इससे डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है एम, और इस एम पे चार्ज है स्मॉल क्यू का, और यहाँ पे लेंथ है, इसका लेंथ दिया हुआ है एल, ठीक है, और इस पे टोटल जो चार्ज है वो क्यू। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रॉड एंड द पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें बस एक ही चीज आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अभी समझाया था कि कूलम्स लॉ फॉलो नहीं करता। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम होता था हम लोगों का, एक्स डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लेंगे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे dx, ये एक्स डिस्टेंस ले लिया, और ये क्या मान लेंगे कि dx एलिमेंट है, ठीक है, और dx एलिमेंट पे चार्ज कितना रहेगा, dq का, ठीक है। फिर हम लोग लैम्डा निकालेंगे और लैम्डा को लेकर के सॉल्व करेंगे। यही कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी ग्रेविटेशन में एक बार यूज कर चुका हूँ, वहां से आपको रिपीट करना है। तो होमवर्क आपका वही रहेगा, 3 क्वेश्चन का वो, और ये 2 क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट और बाकी सारी चीजें इतना ही रख रहे हैं। किसी को अगर कोई डाउट है इतना तक से तो बताइए, हैंड रेज कीजिए या फिर चैट में पूछिए। क्लास आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है।
राहुल कुमार। हाँ राहुल बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए सर। क्वेश्चन ये है कि आपका रॉड पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉइंट चार्ज क्यों है, तो दोनों के बीच फोर्स निकालना है। सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में करवाया हुआ है राहुल। कितने लोगों को याद है कि मैंने यही क्वेश्चन ग्रेविटेशन में करवाया है? सिर्फ यस लिखे चैट में। सेम क्वेश्चन मैंने ग्रेविटेशन में करवाया है। चलिए एक रोशन को याद है, बस रोशन को, उज्जवल, श्रेया, ओके राइट। चलो कुछ लोगों को तो याद है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों को सेम चीज है। बाकी जिनको नहीं याद है तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो डील करूंगा ही, उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट स्टिल दो चीजें हैं, दोनों क्वेश्चन आपको मिलेगा। रॉड के वजह से पॉइंट पे आपको फोर्स भी निकालना है, और रॉड के वजह से पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। बट फिर बता रहा हूं, डायरेक्ट कूलम्स लॉ से ये फॉल्ट नहीं बनेगा, आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, राइट। एलिमेंट मानने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कूलम्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगता है। तो होमवर्क जो मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा ये है, प्लस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.8 सब नोटिस कर लीजिए इसको। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.8 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.33 एंड 1.34 एनसीईआरटी का, ठीक है। पीडीएफ आपको नेट पे ऐसे ही मिल जाएगा, जस्ट सर्च कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। बट स्टिल आप नेट पे सर्च करोगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, मगर सॉल्यूशन देखना नहीं, ठीक है। शिवनंदन आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है बताइए।